इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 8 कैसे लिखे कहानी भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पात्रों के संवाद। मतलब जो भी नायक जो भी प्रतिनायक होते हैं उनके संवाद कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमने ऊपर भी कुछ पढ़ा, लेकिन इसमें और भी कुछ जानेंगे कि संवाद को महत्वपूर्ण करने के लिए क्या क्या जरूरी तथ्य होते हैं, क्या क्या जरूरी कारण होते हैं। जैसे मैं ये लाल वाला मैं पहले ही बता चुका हूं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब बहुत जरूरी होता है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। संवाद ही कहानी को पात्र को स्थापित संवाद ही कहानी को पात्र को स्थापित विकसित करते हैं, और संवाद के वजह से ही कहानी अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं लगता। और कहानी को गति देते हैं कौन? संवाद। आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ा भी ले जाते हैं। और जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं लिख सकता, चाहे नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाया जाता है, चाहे लाता है। जो भी नायक प्रतिनायक होते हैं संवादों के माध्यम से उसको ला देता है, जो कहानीकार लिखना भूल जाते हैं। इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। पात्रों के संवाद लिखते समय जब पात्रों का संवाद लिखा जाता है तो यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। मतलब ऐसा संवाद लिखना चाहिए कि जो भी पात्र हैं, जो भी नायक चाहे नायिका हैं, चाहे प्रतिपात्र मतलब प्रतिनायक जो हैं, उनके स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल, उनके अनुसार ही वो चलना चाहिए। वह उसके विश्वासों, आदर्शों और स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है? लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगता है। जो पात्र होता है, नायक होते हैं, संवाद खुद बोलने लगते हैं। उदाहरण के लिए किसी मजदूर के संवाद ऐसा होना चाहिए कि किसी भी मजदूर का संवाद बातचीत ऐसा होना चाहिए कि केवल संवाद सुनकर ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है। आवाज सुनकर ही मालूम चले कि मजदूर बोल रहा है या यह आदमी क्या करता है, कोई भी आदमी क्या करता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब ये काम क्या करता है, कुवत का औकात क्या है इसकी, आदि। तो ऐसे सवाल सब पूछे जा सकते हैं। संवाद छोटे और स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवाद छोटा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए और उद्देश्य के प्रति एकदम संक्षिप्त होना चाहिए कि भैया आपको समझ में आ जाए कि यही मेरा उद्देश्य है। संवाद का अनावश्यक विस्तार, संवाद का बिना मतलब का विस्तार बहुत ही जटिलता पैदा कर देता है और कहानी में झोल आ जाती है, कहानी गड़बड़ हो जाता है पूरा। कथानक के अनुसार, जो कथाकार है उसके अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। क्लाइमेक्स धीरे धीरे क्लाइमेक्स आता है ना, सोचने की प्रक्रिया, उत्साह आता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक दिन आप अगर कोई सीरियल देखते हो तो आपके दिमाग में घुस जाएगा कि अगले दिन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसलिए सीरियल नहीं देखने का। तो क्लाइमेक्स की ओर कहानी धीरे धीरे बढ़ जाती है और चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। और जो चरम उत्कर्ष का जो चित्रण होता है मन में, उसको बड़ी सावधानी से झेलना चाहिए, नहीं तो एक बार लग गया तो सीरियल देखते देखते माथा खराब हो जाएगा। अभी लॉकडाउन के समय में ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया और बाती हम, और भी बहुत सारे सीरियल, कुमकुम भाग, कुंडली भाग, ये 2-2 घंटा 3-3 घंटा चलता था टीवी पे। नागिन। तो इसके मतलब क्या, लोग उसके प्रति एकदम पागल हो जाते थे कि आज इतना घंटा बैठ के देखेंगे, कल इतना घंटा बैठ के देखेंगे। काहे को देखेंगे भाई, ऑनलाइन जो देखना है देख लो, बाकी हटाओ बाजू यहाँ से। क्योंकि भावों और पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के भाव को कम कर सकता है। जो चरम उत्कर्ष का जो भाव है उसको कम कर सकता है। कब? जब अपने भाव पर नियंत्रण कर ले तो। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त
आग्रह कहानी को भाषा में बदल सकते हैं, किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। सर्वोत्तम यह होता है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लिखने के लिए पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करें, लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है। देखो, चरम उत्कर्ष जब शरीर के अंदर बढ़ेगा ना, तो स्वयं को सोचने और लिखने के लिए मजबूर कर देता है। कभी किसी से मोहब्बत हो जाए, कभी भी किसी से मोहब्बत हो जाए, तो ध्यान में रखना कि मन हमेशा सैराना हो जाता है। चाहे कभी वो फोन ना उठाए तो भी लगेगा, और जब फोन उठाता है तो भी लगेगा, और कहीं बिजी हो जाता है तो पक्का लगेगा कहीं ना कहीं भी किसी के साथ बिजी है। लेकिन विश्वास नहीं है, मतलब जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं उस पर विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं है तो मोहब्बत मत करो। उसने जो निर्णय निकाले हैं, जो भी निर्णय निकाले हैं, वे उसके अपने हैं, इसलिए एकदम स्वतंत्र भाव से लिखा जाता है। कोई भी कहानी लिखना है स्वतंत्र भाव से लिखो। पहले भी संकेत दिया गया है कि कथानक के बुनियादी तत्व, कथानक का जो बुनियादी, कथा का जो एकदम बुनियादी तथ्य होता है वह द्विवंद का महत्व होता है। जैसे में शुरू में देखोगे जब कहानी, तो थोड़ा मोड़ा एकदम क्लाइमेक्स दिखेगा, बाद में और क्लाइमेक्स बढ़ेगा, लास्ट में और क्लाइमेक्स बढ़ेगा, फिर मारपीट खत्म। तो महत्व बहुत अधिक है। द्वंद ही कथानक को आगे बढ़ाता है। एक दूसरे के बाद विचार, मारपीट, ये सब ही आगे कहानी को बढ़ा पाते हैं। जब कहानी में द्वंद ना हो, बात विचार ना हो, बात प्रति विचार ना हो, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगा? हम पढ़ा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, तो कहानी कैसे आगे बढ़ा लेंगे भैया? ये तो पढ़ कर बोल देना, काम खत्म। अभी एक लड़का मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि सर आई डोंट लाइक योर टीचिंग, मतलब मैं आपके पढ़ाने की जो क्रिया है, कला है, मैं उसको पसंद नहीं करता। मैंने बोला थैंक यू, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो ये हमारे व्यक्तित्व हो जाते हैं, दूसरे के नहीं होते हैं। और बातचीत आमतौर से आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन असहमति है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। अगर असहमत यहाँ पर बात व्यवहार हो, ठीक है, और असहमत है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। असहमत है तो बातचीत खत्म, वहां पर थोड़ा फुल स्टॉप हो जाता है। कहानी में द्वंद हो, विरोधी तत्व का टकराव, या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं। देखो यहाँ पर फिर से समझो, कहानी में अगर द्वंद हो, चाहे कैसे किसी ना किसी प्रकार का टकराव हो, विचारों में टकराव हो, विचारों में द्वंद हो, चाहे किसी भी चीज का वहां पर खोज किया जाए, खोज के बाधाएं हो और अंतर द्वंद हो आदि के कारण पैदा होता है, तो कहानी एक अच्छा चलता है, सामने धीरे धीरे चलते रहता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानीकार अपने कहानी में जितना ज्यादा विचार या द्वंद में टकराव कराएगा, जितना स्पष्ट रहेगी कहानी भी, उतना ही स्पष्ट कहानी भी होता है, उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी भी। कहानी लिखने की कला, हमने ऊपर सीखा ना कहानी लिखने की कला, तब कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह होता है कि अच्छी कहानी पढ़ी जाए, उनका विश्लेषण किया जाए। कहानी लेखन सिखाने की प्रक्रिया में यही सबसे अधिक कारगर माध्यम होता है, और इसी के अनुसार हर चीज सीखा जा सकता है आसानी से। समझे? क्योंकि जिस चीज को आप जितना विस्तार में लिखोगे, आपको उतना ही वो लिखने आ जाएगा। अब आगे देखिए, जब मैंने पहली बार लिखी, ये जो लेखक हैं ये पहली बार कहानी लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं सुनिए। चाहिए तो यह था कि मेरी पहली कहानी प्रेम कहानी होती है। ये पहला कहानी प्रेम कहानी लिखना चाहते थे और लिखा भी प्रेम कहानी होती। उम्र के एतबार से, जब उम्र का उस समय शायद उम्र कम होगा, तो उम्र के एतबार से भी यही मुनासिब था। मतलब उस समय टीन एजिंग में थे, मतलब 17-16 साल के थे। और अवध के एतबार से भी, अवध क्या होता है, अवध के एतबार से भी कि हमें क्या लिखना चाहिए,
लोगों को क्या पसंद आ सकता है, पर प्रेम के लिए और प्रेम कहानी के लिए भी, प्रेम के लिए और प्रेम कहानी के लिए भी अनुकूल परिस्थितियों हो तब काम बने। अरे भैया, प्रेमी का दिल जब तक किसी पर लगेगा नहीं तो कहानी कहां से लिखेगा। मैंने वही लिखा जो मेरे जैसे मोहल्ले में पलने वाले सभी भारतीय युवक लिखते हैं। अबला नारी की कहानी। किसकी कहानी? अबला नारी की कहानी। हिंदी का अधिकांश लेखकों का तो साहित्य में पर्दापरण अबला नारी की कहानी से होता है, मतलब उसकी शुरुआत ही अबला नारी से होता है, और यह दुखांत होना चाहिए। मैंने भी वैसा ही किया। बड़ी बेमतलब बेतुकी कहानी थी। न सिर था, न पैर था, न शुरू से आखिर तक का मनगढ़ित, शुरू से आखिर तक मनगढ़ित था, पर चूंकि अबला नारी के बारे में थी और दुखंत थी, इसलिए वनप्रस्थी जी जो वहां पे वनप्रस्थी जी जो कि कोई एतराज नहीं हो सकता है, ऐसा बात है, कोई एतराज भी उस पर नहीं कर सकता है, और पिताजी को भी नहीं। इसलिए कहानी कॉलेज पत्रकारों में स्थान पा गई, और जो हमारी कहानी थी वो हर किसी को दिल से छूने लायक हो गया था। पर इसके कुछ ही देर बाद प्रेम कहानी सचमुच कलम पर आ ही गई, और नख और सिख से प्रेम कहानी ही थी। मतलब ऊपर और नीचे से देखा जाए तो प्रेम कहानी लगता था, पर किसी दूसरी दुनिया की कहानी यहाँ पर दिया है, दूसरी दुनिया की कहानी जिससे मैं परिचित नहीं था। तब मैं कॉलेज छोड़ चुका था और पिताजी के व्यापार में हाथ बटाने लगा था। कॉलेज नहीं, उसको कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। कॉलेज छोड़ चुका था और पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा था। तो कॉलेज के दिन पीछे छूटते जा रहे थे बहुत ज्यादा, और आगे की दुनिया बड़ी उपटांग, मतलब एक अजीब सा और बेतुकी सी नजर आ रही थी। देखो, जो फालतू का बात नहीं करता है ना, उसको दुनिया थोड़ा अजीब लगता ही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई अनूठा अनुभव होता है, दूसरे दिन जरूर होता है। कभी अपने घुटने छिल जाते हैं तो कभी दूसरे को तिरस्कृत होते देखना मन उचट जाता है, और किसी को तिरस्कृत देखते हैं, चाहे वो कभी परेशान दिखता है तो मन अपना डगमगा जाता है। तभी एक दिन बाजार में मुझे दो प्रेमी नजर आते हैं और उनसे मैं लिखने के लिए कुछ कोशिश करता हूँ। शाम का वक्त और नमूनों का पुलिंदा बगल में दबाए में कुछ था। दबाए में सदर बाजार से शहर की ओर लौट रहा था। वो लोग थे शहर की तरफ लौट रहे थे, जब सरकारी अस्पताल के सामने बड़े से नीम के पेड़ के पास मुझे भीड़ नजर आया तो भीड़ देखकर मैं यूं भी उतावला हो जाता था, मतलब बिना मतलब का भी उतावला हो जाता था। कदम बढ़ाता, पास जा पहुंचता और अंदर झांक कर देखता तो वहां दो प्रेमियों का तमाशा चल रहा था। टिपकनियां और ठिठोली भी चल रही थी। घर के अंदर एक लड़की खड़ी रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी। और कुछ दूर पर एक युवक जमीन पर बैठा, दोनों हाथों में अपना सिर थामे बार बार लड़की से कह रहा था, राजो दो दिन मांग खा। मतलब यहाँ पर मांग लिखा है, तो 2 दिन मांग खा, मैं 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मतलब 2 दिन हमें और छूट दे दे, 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाऊंगा, फिर मैं मजदूरी करने के लायक हो जाऊंगा। मतलब फिर मैं मजदूरी, यहाँ पर मजदूरी लिखना चाहिए लेकिन मजदूरी लिखा है, तो मजदूरी करने लायक मैं हो जाऊंगा। जैसा कहोगे वैसा करूंगा, बस 2 दिन का फुर्सत तो दे दे मुझे। और लड़की बराबर रोए जा रही थी। उसकी नीली नीली आंखें जो थी नागिन जैसे, रो रो कर सूझ रही थी। और लड़कियों का ये एक आम बात होता है, देखो बात से नहीं हारेंगी तो आपको रो कर हरा ही देंगी। उनके पास बहुत ज्यादा हथियार है,
मैं कहां से मांगू, मैं कहां से मांगू, मुझे अकेले में डर लगता है। दोनों प्रेमी आसपास खड़ी भीड़ को अपना साक्षी बना रहे थे। देखो बाबूजी, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, इधर अस्पताल में पड़ा हूँ। मैं कहता हूँ 2 दिन और मांग खा, 2 दिन और मांग खा, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। 2 दिन और मेरी सेवा हुआ कर ले, उसके बाद मैं चंगा हो जाऊंगा। लड़की लोगों को अपना साक्षी बनाकर कहती, क्या कहती, यहाँ आकर बीमार पड़ गया, यहाँ आकर बीमार पड़ गया है। बाबूजी मैं क्या करूं, इधर पुल पर मजदूरी करती रहती हूँ, वहां पर मजदूरी कर रही हूँ, पर यहाँ मुझे डर लगता है। इस पर लड़का तरफ कर कहता है, देख राजो, लड़की का नाम था राजो, देख राजो, मुझे छोड़कर नहीं जा, मतलब मेरे पास ही रह, मुझे छोड़कर नहीं जा। इसे समझाओ बाबूजी, यह मुझे छोड़कर चली जाएगी तो इसे मैं कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए बोल रहा है कि छोड़कर ना जा। यहाँ मुझे डर लगता है, मैं रात को अकेले सड़क पर कैसे रहूं। पता चला कि दोनों प्रेमी गांव से भागकर शहर में आए हैं। दोनों प्रेमी जो थे गांव से भागकर शहर में आए थे। किसी फकीर ने उनका निगाह भी करा दिया था और फटे हाल गरीबी के स्तर पर घिसटने वाले प्रेमी एकदम गरीबी के हाल पर शहर पहुंचकर कुछ दिन तक तो लड़के को मजदूरी मिलती रहती थी और पास ही में वह एक पुल था, वहां पर वो काम कर रहा था। वह पुल के एक छोर से सामान उठाता और दूसरी छोर तक ले जाता था। जिस काम के लिए उसे इनकी मिलती थी, इनकी मतलब एकन्नी मिलती थी। एकन्नी मतलब पैसा होता था पहले, एकन्नी का मतलब आपको 25 से 50 पैसा, तो यहाँ पर एक अन्नी है तो अठन्नी को बोलते थे 50 पैसा, तो एकन्नी का मतलब 1 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया उस समय मिलता था और कभी किसी के साइकिल को, कभी किसी का गठरा, कभी किसी के साइकिल तो कभी किसी का गठर यहां से वहां पहुंचाना था। हमारा हनीमून 5 दिनों तक चला। कितना? 5 दिनों तक। दोनों ने केवल खाया पिया, बल्कि लड़के के अपनी कमाई से जापानी छींट का एक जोड़ा भी लड़की को बनवा कर दिया और लड़की को एक जापानी कपड़ा भी बनवा कर दिया, जो उस दिनों 2.5 आने गज में बिका करती थी। 2.5 आने गज मतलब समझते हो, 2.5 रुपया में यहाँ पर आने हैं। तो पहले के जमाने में आने चलते थे, अब तो चलता नहीं है। तो 2.5 आने में 1 गज कपड़ा मिलता था, उसको बनवा कर दिया और अच्छी भी लगती है। और दोनों रो रहे थे और तमाशा बिन खरे हंस रहे थे, और जितने भी तमाशा देखने वाले लोग थे वह हंस रहे थे। कोई लड़की की नीली आंखों पर टिप्पणी करता तो कोई उनके ऐसे वैसे प्रेम पर करता, और सड़क की भीड़ में खड़े लोग केवल आवाज ही नहीं करते, वह इरादे भी रखते हैं। क्या रखते हैं? वे इरादे भी रखते हैं। जो हौसी लोग होते हैं हौसी इरादे रखते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं अच्छा इरादा रखते हैं। एक कहानी मुझे याद है, तो एक जोड़ा था, मतलब एक शादीशुदा कपल था, जो मर्द में राड़ू, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों अंधे थे, लेकिन उनकी जिंदगी ऐसे मुहाने पर आ गई कि जिसको वो चला नहीं पाते थे। आप इसका कहानी सुन सकते हैं कैसे। आप ऋतिक रोशन का अंधा वाला जो फिल्म देखेंगे उससे आप समझ पाते हो कि कैसी कसौटी हो सकती है इनके वजह से। और मौलवीज लड़की में पीठ सहलाने लगे थे, और वहां पर देखो क्या होता है। ऐसा हुआ ही था। और एक मौलवी कोई था, तो मौलवी लड़की की पीठ सहलाने लगते थे और उसे आश्रय देने का आश्वासन देने लगते थे। और प्रेमी बिलख कर प्रेमी जो था रो कर प्रेमिका से अपने प्रेम के वास्ते डाल रहा था, मतलब यहाँ पर डर रहा था, प्रेम के वास्ते डर रहा था। तभी पटाक्षेप की भांति अंधेरा उतरने लगा था और पीछे अस्पताल की घंटी
बज उठी थी, जिसमें जो प्रेमी युवक था भर्ती हुआ था और वह गिड़गिड़ा कर चिल्लाता और हाथ बांधता लड़की से 2 दिन और मांग खाने का प्रेमालाप करता। 2 दिन और मांग रहा था और अस्पताल की ओर सरकने लगा कि मुझे अस्पताल जाने दो। और मौलवी जी सरकते हुए लड़की के पास आने लगे। मौलवी जी धीरे धीरे लड़की के पास आने लगे और घबराई कि कृत्या बेमुड़ी लड़की, जो लड़की थी और मृग शावक की भांति, मृग शावक मतलब हिरण के शिकार के जैसे ही उसके भांति ही सिर से पैर तक कांप रही थी। लड़की जो थी सिर से पैर तक कांप रही थी। क्यों? उसे भी डर था। नायक भी था, नायिका भी थी। नायक भी था, नायिका भी थी, खलनायक भी था, भाव भी था, विरह भी था और कहानी का अंत निश्चित के धुंधलेके के खोए हुए भी था। मतलब जो कहानी का अंत था वो भी आपको धुंधले दिख रहा था, लेकिन ठीक था ही सामने। और मैं यह प्रेम कहानी लिखने का लोभ स्वरण नहीं कर सकता। ये प्रेम कहानी लिखने का यहाँ पर स्वरण नहीं स्मरण होना चाहिए, तो स्मरण में नहीं कर सकता। और लुक छिपाकर लिख ही डाला, किसी तरह मैंने लिख ही डाला जो कुछ मुद्दे बात। देखो ये एनसीईआरटी किसी का कॉपी उठाकर छापती है, इसलिए कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो मुद्दत की बात होती है। नीली आंखें शीर्षक से अमृता यजी के संपादकीय में हंस में छपी थी और इसका मैंने 8 रुपए मुआवजा भी वसूल किया था। 8 रुपए मुआवजा भी वहां से वसूल किया, जो आज के 800 रुपए से भी अधिक है। 8 रुपए मतलब आज के 800, मतलब 100 गुना से भी ज्यादा महंगाई बढ़ा है अपने देश में। लेकिन चिंता किसको है? आपको हिले नहीं है, हमको हिले नहीं है, काहे नहीं है भैया? हमको तो चिंता है। देखो राइट टू एजुकेशन की मैं बात बता दूं तो बचपन से ही उसके शिक्षा का अधिकार होता है, जो सरकार प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने का करीबन साल लग जाता है। 3 साल 3.5 साल का ग्रेजुएशन होता है। बीए का परीक्षा चाहे बीए का कोर्स तो हमारे एरिया में खत्म होता है 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल में। इसका मतलब साफ होता है कि यहाँ पर एजुकेशन एक्ट का महाभवन 1 किया जा रहा है। तो मैंने सोचा है अरबों रुपए का मानहानि का केस करेंगे अपने संविधान के वजह से। और अभी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उनको जेल का चक्की क्या उनका वृद्धा आश्रम भी वहीं पर जेल में बनवा देंगे हम। क्यों? क्योंकि उनके वजह से मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया हूं। पाठ के संवाद, चलिए शुरुआत करते हैं। चरित्र और चित्रण के कई तरीके होते हैं। चरित्र और चित्रण के बहुत सारे तरीके होते हैं। ईदगाह कहानी में किन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। और इस कहानी में आपको सबसे प्रभावी चरित्र किसका लगा और कहानीकार ने उसके चरित्र चित्रण में किन तरीकों का उपयोग किया है? 2 नंबर, संवाद कहानी में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। कोई भी संवाद हो गया कहानी में बहुत ज्यादा भूमिकाएं निभाता है। महत्व के हिसाब से क्रमवार संवाद की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 4 छोटी छोटी कहानियां लिखिए। जो नीचे चित्र है इस पर 4 छोटी छोटी कहानियां लिखना है। ये जो माँ है अपने बेटी को बता रही है कि तुम्हारा पिता जो कर्नल रह चुका था, चाहे फौजी था, वो मर गया है, देहांत हो गया है। आप इसको अपने भगवान के रूप में मानो और इनके नियमों और इनके जो भी आपके लिए सपना देखें उस पर अपने जीवन को लुटा दो। और नीचे वाले को आप देखकर इसको बताओ कि यहाँ पर क्या इसको समझ में आता है। और बाकी अपना पाठ खत्म हो जाता है। देखो आग है, टीवी देख रहा है बच्चा। ये सब कहानी को देखकर आपको एक सारांश लिखना है, जो इधर 3 नंबर क्वेश्चन में है। बोल रहा है 4 छोटी छोटी कहानियां लिखना है। सबके मतलब चित्र को देखकर 4 छोटी छोटी कहानियां लिख डालो। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे डायरी लिखने की कला। किसकी कला? डायरी लिखने की कला। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे।